विज़न एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विज़न आईएएस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पीटी 365 2021 की राज्य व्यवस्था के अध्याय 6 के दूसरे टॉपिक को देखेंगे। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कवर किया गया है। हाल ही में वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। अब अगर इन दोनों अधिनियमों के बीच में तुलना की जाती है तो 1986 और 2019 के अधिनियमों के बीच पहला अंतर रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना को लेकर है। 1986 के अधिनियम में किसी भी प्रकार के पृथक रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की बात नहीं की जाती है, जबकि 2019 के अधिनियम में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की बात की गई है। 1986 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी शिकायतकर्ता केवल उसी उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है जहां पर विक्रेता यानी कि प्रतिवादी का कार्यालय स्थित हो। 2019 के अधिनियम में इस प्रावधान को बदल दिया गया है। अब शिकायतकर्ता उस स्थान पर स्थित उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है जहां पर शिकायतकर्ता निवास करता है या फिर कार्य करता है। 1986 के अधिनियम में प्रोडक्ट लाइबिलिटी के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यदि किसी व्यक्ति को त्रुटिपूर्ण सेवा या वस्तु के कारण कोई हानि होती है तो वह क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन के लिए उपभोक्ता न्यायालय नहीं जा सकता था। उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट ही जाना पड़ता था। 2019 के अधिनियम में इस प्रावधान को थोड़ा बदल दिया गया है। अब कंज्यूमर क्षतिपूर्ति के लिए कंज्यूमर फोरम यानी कि उपभोक्ता न्यायालय भी जा सकते हैं। अब हम दोनों अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों की आर्थिक क्षेत्राधिकारों की तुलना करें तो 1986 के अधिनियम में जिला स्तर पर स्थापित कोई भी उपभोक्ता न्यायालय 20 लाख रुपए तक के मामलों का निस्तारण करने में सक्षम है। राज्य स्तर पर स्थापित उपभोक्ता न्यायालय 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के मामलों का निस्तारण कर सकता था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित न्यायालय 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों को देखता था। अब अगर 2019 की बात करते हैं तो इस नियम के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों की आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया है। जिले स्तर पर स्थापित कोई भी उपभोक्ता न्यायालय 1 करोड़ रुपए तक के मामलों को देखेगा। राज्य स्तर पर स्थापित कोई भी उपभोक्ता न्यायालय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के मामलों को देखता है। नेशनल स्तर पर स्थापित कोई भी उपभोक्ता फोरम 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों को देखेगा। अब अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो 1986 के अधिनियम में ई कॉमर्स के संदर्भ में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन 2019 के अधिनियम में यह कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग पर लागू होने वाले सभी रूल ई कॉमर्स पे भी लागू होंगे। मीडिएशन सेल्स के बारे में भी 1986 में कोई लीगल प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि 2019 के अधिनियम में लीगल सेलों यानी मीडिएशन सेलों यानी कि मध्यस्थता प्रकोष्ठों की बात की गई है। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से पहला है संरक्षण का अधिकार। संपत्ति और जीवन के लिए खतरनाक वस्तु, उत्पादों या सेवाओं के विपणन यानी मार्केटिंग के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसमें दूसरा अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसमें तीसरा अधिकार है प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना। इसमें चौथा अधिकार है सुने जाने का अधिकार और इस संदर्भ में आश्वासित होना कि उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को न्यायोचित वरीयता प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत पांचवा अधिकार है अनुचित व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के निर्लज शोषण के विरुद्ध प्रतितोष यानी रिड्रेसल का अधिकार। उसमें छठवां अधिकार है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। अब इसके बाद हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रावधान है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए का गठन।
इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना, उनको प्रोत्साहित करना या उनका विकास करना है। इस अधिनियम के तहत जांच या अन्वेषण करने के लिए अन्वेषण महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पद स्थापित किया गया है। यह सभी मामलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीसीपीए के सामने रखेगा। इसमें सीसीपीए को यह भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थानों की शिकायतों अभियोजन की जांच करने का संचालन कर सकेगा। साथ ही साथ सीसीपीए को यह अधिकार होगा कि वह असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को बाजार से वापस मंगा सकता है, यानी कि वह रिकॉल करने का अधिकार अधिकार रखेगा। सीसीपीए को यह भी अधिकार होगा कि वह अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों का रेगुलेशन कर सके। भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं, समर्थनकर्ताओं, प्रकाशकों को दंडित करने का अधिकार भी सीसीपीए के पास होगा। इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण को ग्राहकों के एक वर्ग की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को दर्ज करने का अधिकार भी दिया गया है। अर्थात सीसीपीओ को क्लास एक्शन सूट फाइल करने का अधिकार है। यहाँ पे क्लास एक्शन सूट का अर्थ होता है कि बहुत सारे उपभोक्ताओं की तरफ से एक मामला दायर करना। अर्थात जब अनेक उपभोक्ताओं को एक ही प्रकार की क्षति हो तो उनका समूह बनाकर बहुत सारे मुकदमे न दायर कर केवल एक ही मुकदमा दायर करना। इसे प्रतिनिधि कार्यवाही भी कहा जाता है। यह एक ऐसे मुकदमे का रूप है जिसमें लोगों का एक बड़ा वर्ग सामूहिक रूप से न्यायालय में वाद दाखिल करता है। इस प्रकार का मुकदमे तब दायर किए जाते हैं जब कई लोगों को समान या समरूप क्षति होती है। इसमें अगला प्रावधान है उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया का सरलीकरण, यानी उपभोक्ता विवादों के निपटान की प्रक्रिया को सरल करने का प्रावधान किया गया है। राज्य और जिला आयोगों का सशक्तिकरण किया गया है। इस प्रकार राज्य और जिला आयोग अपने आदेशों की स्वयं समीक्षा कर सकेंगे। अपने आदेशों को लागू करने के लिए उपभोक्ता आयोगों को सशक्त किया गया है। यदि शिकायतों के स्वीकार्यता के संदर्भ में कोई भी सवाल को अगर 21 दिन के अंतर्गत नहीं सुलझाया जाता तो यह मान लिया जाएगा कि उसकी शिकायत स्वीकार कर ली गई है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि 21 दिवस की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जाता तो शिकायतों को स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। उपभोक्ता आयोगों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह निवास स्थान या कार्यालय से आवेदन कर सकता है। उसे मुकदमे की ई फाइलिंग का भी अधिकार दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई भी हो जाएगी। इसमें अगला प्रावधान वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यदि ऐसी शिकायत जिसमें आरंभिक निपटान की संभावना निहित हो और पक्षकार इसके लिए सहमत हो तो उनको उपभोक्ता आयोग द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। यानी कि अगर शिकायतकर्ता दोनों पक्ष अगर सहमत हों तो उपभोक्ता आयोग मध्यस्थता के लिए उस मामले को रख सकता है। इस मध्यस्थता की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठों की स्थापना की बात की गई है। मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के विरुद्ध कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। अब अगर ई कॉमर्स संस्थानों के बारे में बात करें तो 2019 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपने उद्गम देश यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, रिटर्न, प्रतिदाय यानी रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, आपूर्ति व लदान, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क की वापसी से संबंधित विकल्प आदि के बारे में पहले से ही सूचना देनी होगी, जिससे कि ग्राहक यह डिसाइड कर सके कि उसे उस प्लेटफॉर्म पर सामानों को खरीदना है अथवा नहीं खरीदना। यदि किसी ई प्लेटफॉर्म पर कोई ग्राहक शिकायत करता है तो उस ग्राहक को ई प्लेटफॉर्म द्वारा शिकायत प्राप्ति की सूचना 48 घंटे के अंतर दी जाएगी और इस प्रकार की गई कितनी भी शिकायतें हों इनका निपटान 1 माह के भीतर करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को शिकायत निवारण अधिकारी के नियुक्त करना भी अनिवार्य होगा। यदि विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुएं या सेवाएं दोषपूर्ण मात्रा में कम विलंब से वितरित हों, प्लेटफॉर्म में उपलब्ध विवरण से भिन्न हों तो विक्रेताएं इन वस्तुओं या सेवाओं को वापस लेना पड़ेगा विक्रेता को और साथ ही साथ उन्हें रिफंड भी करना पड़ेगा। ये नियम ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्यों
के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु या सेवाओं की कीमतों में हेरफेर करने से भी निषिद्ध करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की, जिसमें यह उत्पाद दायित्व की बात करता है। उत्पाद दायित्व के अंतर्गत किसी उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तु की आपूर्ति या त्रुटिपूर्ण सेवा अदायगी के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए किसी उत्पाद विनिर्माता, सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अब इसमें अगला प्रावधान दंड संबंधी है। इस अधिनियम में मिलावटी, नकली वस्तुओं के निर्माण या विक्रय के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। न्यायालय पहली बार किसी व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर उसके लाइसेंस को 2 साल के लिए रद्द कर सकता है या निलंबित कर सकता है। अगर व्यक्ति दूसरी बार दोषी साबित होता है तो उसका लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा। इसमें अगला प्रावधान है कि 5 लाख रुपए तक के मामलों को दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। यदि अज्ञात उपभोक्ताओं की स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति की राशि अगर वसूली जाती है तो इस राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष यानी कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाएगा। राज्य आयोग रिक्तियों, निपटान मामलों की विलंबता और मामलों की जानकारी त्रैमासिक आधार पर केंद्र सरकार को जरूर देंगे। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाएगी। यह एक परामर्शदात्री निकाय होगा। इसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री और इसके उपाध्यक्ष होंगे इसी मंत्रालय के राज्य मंत्री। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 24 अन्य सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और पूर्वोत्तर प्रत्येक क्षेत्र में से 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापनों के प्रारूप के संदर्भ में दिशा निर्देश देने की शक्ति भी CCPA को दी गई है। इसके अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। ये दिशा निर्देश आकार, प्रारूप या माध्यम पर ध्यान दिए बिना सभी विज्ञापनों और विपणन संचार को समाविष्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत CCPA निम्नलिखित प्रकार के दिशा निर्देश दे सकता है। पहला, इसमें दिशा निर्देश अस्वीकरण के हेतु है। यदि कोई विज्ञापन इस प्रकार का है कि कोई सामान्य जनता उसको समझ ना पाए तो ऐसे विज्ञापनों को भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। अब अगला है इसमें दिशा निर्देश पृष्ठांकक हेतु। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी विज्ञापन में दिए गए सभी विवरण, दावे और तुलनाएं निष्पक्ष रूप से सत्यापित होनी चाहिए। अब इसमें अगला है सरोगेट विज्ञापन पर। ऐसे कुछ वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन पर सरकार प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अब यह इसमें कहा गया है कि यदि किसी अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन तैयार किया जाए तो इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखा जाए, यानी कि इन प्रतिबंधों का पालन करना ज़रूरी होगा। निःशुल्क दावों पर यदि किसी उपभोक्ता को कोई भी वस्तु इस प्रकार दी जाती है कि वह वस्तु की लागत से अधिक मूल्य चुका रहा हो तो किसी भी विज्ञापन में यह नहीं कहा जा सकता कि यह वस्तु निःशुल्क है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीद रहा है और वह वस्तु के लागत मूल्य से अधिक कुछ भी चुका रहा है या कुछ भी भुगतान कर रहा है तो कोई भी विज्ञापन यह नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति मुफ्त वस्तु पा रहा है। इसमें अगला है प्रलोभन देने वाले विज्ञापनों पर। किसी भी विज्ञापन के माध्यम से जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली विज्ञापित वस्तु या सेवा के विक्रय का कोई तार्किक उद्देश्य निहित नहीं है तो उसे क्रय करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रलोभन देने का प्रयास नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु या सेवा इस प्रकार की हो कि उसका खरीदना किसी भी प्रकार से तार्किक ना हो तो ऐसे विज्ञापन को प्रलोभन देने वाले विज्ञापन माना जाएगा। अब इसके बाद हम उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 को पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ही ये नियम माने जा रहे हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इन नियमों को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। ये नियम भारत या विदेश में पंजीकृत परंतु भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होंगे। यानी कि यह
नियम जो है भारत में पंजीकृत हो कोई भी ई रिटेलर या फिर विदेश में पंजीकृत हो, वो दोनों पर ही लागू होंगे। ये बाजार मॉडल या इन्वेंट्री मॉडल, ये दोनों ही पर लागू होंगे। यहाँ पे बाजार मॉडल का अर्थ होता है कि ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें विक्रेता हमेशा थर्ड पार्टी होता है, जैसे कि ईबे। जबकि इन्वेंट्री मॉडल में प्लेटफॉर्म अपनी स्वयं की वस्तुओं को ही सूचीबद्ध करता है और इनका विक्रय करता है। इसका उदाहरण है जैबोंग। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के साथ उद्गम देश का उल्लेख करना ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ वस्तुओं के साथ इन्हें विक्रेताओं को कुछ और जानकारियाँ देना पड़ेगा, जैसे विक्रेताओं का विवरण, वस्तुओं की और सेवाओं की कुल कीमत, अन्य शुल्क, समाप्ति की तिथि आदि। ई कॉमर्स में प्रत्यक्ष बिक्री जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सशक्त किया गया है, यानी कि दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। ई रिटेलर्स और उनके विक्रेताओं दोनों को किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।